स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी। सभी यात्री जल्दी जल्दी ट्रेन पर चढ़कर अपनी सीट को निहार रहे थे। ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका था। स्टेशन पर रहने के कारण सभी यात्रियों के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। और फिर जैसे ट्रेन आई, एक पल की देरी के बगैर ही सभी लोग ट्रेन पर चढ़कर राहत की सांस लेने लगे। अभी घड़ी में रात के 8 बज रहे थे और अब 24 साल की नेहा भी ट्रेन पर चढ़ चुकी थी। जैसे वह ट्रेन पर चढ़ी, ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। सभी मुसाफिर लोग अपना अपना सामान आराम से रख रहे थे। अब किसी को भी किसी चीज की जल्दीबाजी नहीं थी। नेहा ने भी अपना बैग सबसे नीचे वाली सीट के नीचे अच्छे से जमा ली थी और फिर अब वह अपने नीचे वाली सीट पर बैठ गई। यह उसकी कंफर्म सीट थी। अब मुसाफिर लोग भी अपना अपना सामान रखकर आराम कर रहे थे। नेहा मुसाफिरों को बस निहारे जा रही थी और फिर उसकी नज़र सामने की सीट पर बैठे हुए साहब की तरफ चले गए। जैसे वो साहब को अपना सीट मिला, तुरंत ही वह उस पर लेट गया और फिर मुंह खुला रखकर बड़ी जोर जोर के साथ लंबी लंबी खराटे मारने लगे। अब नेहा की नज़र उस पर से हटकर ऊपर वाली सीट पर चली गई, जिस पर एक एक नौजवान अपनी छाती पर मोबाइल रखकर और कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहा था और गुनगुना भी रहा था। नेहा को नींद तो आ नहीं रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी का इंतजार हो, लेकिन किसका इंतजार यह तो नेहा ही जानती थी। अब नेहा ने और भी सबसे ऊपर वाले बर्थ की तरफ देखा तो उस पर कोई हलचल नहीं था, लेकिन किसी का सामान रखा हुआ था और सामान वाला कंपार्टमेंट के आखिरी छोर पर अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रहा था। अब रात गुजरने लगी थी। सभी मुसाफिर नींद की आगोश में जाने लगे थे और नेहा भी अब अपनी आंख बंद करके बर्थ पर लेट चुकी थी। न जाने कब नींद आई, नेहा को कुछ भी पता नहीं चला। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने मोबाइल में टाइम देखा तो उस समय टाइम सुबह के 7 बज रहे थे। सभी मुसाफिर उठ उठकर अपने ही बर्थ पर बैठकर कुछ कुछ कर रहे थे। अधिकतर लोग तो मोबाइल में ही बिजी थे। एक दो लोग बुक पढ़ रहे थे और फिर अपनी ही दुनिया में मस्त। एक नौजवान सोकर उठा और सीधा वॉशरूम चला गया। जब वह लौटा तो उसका चेहरा एकदम से खिला खिला और फ्रेश नजर आ रहा था। गाड़ी अपनी रफ्तार में चली जा रही थी और फिर कुछ ही देर के बाद एक स्टेशन पर जाकर रुक गई। अब वह नौजवान पूरी और सब्जी लेकर आया, फिर बैठकर आराम से अपनी सीट पर नाश्ता करने लगा। सामने बर्थ पर बैठे वह आदमी जो कि रात भर खराटा मार रहा था, उसने नेहा से पूछा, क्या अभी चाय वाला नहीं आया है? नेहा बोली, बहुत आए थे मगर आप सो रहे थे। यह सुनकर उस आदमी ने अपना मुंह बना लिया और फिर बर्थ पर लेटकर दूसरे ही पल जोर जोर से खराटा मारने लगा। अब नेहा ने फिर से अपनी नजर उस नौजवान पर डाली। उसने देखा कि वह अब कोई उपन्यास पढ़ रहा था। न जाने क्यों नेहा को वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसकी तो नजर ही उस पर से नहीं हट रही थी। नेहा को न जाने वह नौजवान अब क्यों अच्छा लगने लगा था। उस नौजवान की हेयर कट और उसकी मस्तानी अंदाज को देखकर मन ही मन नेहा सोचने लगी कि कहीं ये सचमुच में एक फौजी तो नहीं है। फिर वह कुछ सोचकर वॉशरूम चली गई और थोड़ी देर के बाद जब वह वॉशरूम से निकली तो उसके ओठों पर लाल लिपस्टिक और गोरे गोरे गालों पर पाउडर की लाली और आंखों में काजल लगी हुई थी। अब वो अपने बालों को अच्छे से बनाकर लहराते हुए उस नौजवान को देखते हुए अपनी सीट की तरफ आ रही थी। नेहा तो बार बार उस नौजवान को ही देख रही थी, लेकिन वह तो उपन्यास पढ़ने में मग्न था। फिर उस नौजवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नेहा ने ठोकर लगने की एक्टिंग की, क्योंकि वह चाह रही थी कि वह उस नौजवान से बातें करे और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचे। लेकिन सब बेकार हुआ। वह तो अपने में ही खोया हुआ था। अब नेहा फिर से आई और आकर खिड़की के पास बैठ गई। अब ट्रेन फिर कुछ ही देर बाद कल्याण स्टेशन के पास रुकी। उस वक्त घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। नेहा ने अपनी नज़र नौजवान पर टिकाकर सामने वाले साहब को पुकारते हुए कहा, जी उठिए, स्टेशन पे गाड़ी रुकी है, चाय नाश्ता सब है यहाँ। ओके थैंक यू, चाय पीने का बड़ा मन है मेरा। उन साहब ने कहा, जी इसलिए तो उठाया है, मैं जानती हूँ कि आपको चाय पीने की इच्छा हो रही है। उस वक्त भी आप चाय पिए बिना ही सो गए थे। फिर नेहा ने खिड़की से ही 2 कप चाय ले लिए। एक कप चाय उस साहब को दिए और एक खुद लिए। उस साहब ने तुरंत ही अपनी जेब से पैसे निकालकर
खिड़की के जरिए उस चाय वाले को थमा दिया। इसके तुरंत बाद ही आलू पूरी वाले ने खिड़की पर दस्तक दी तो पल भर में ही उस साहब ने आलू पूरी अपने हाथों में थाम लिया। नेहा की नजर दोबारा ऊपर वाली बर्थ पर लेटे उस नौजवान पर गई। उसने देखा कि वह नौजवान अभी भी उपन्यास पढ़ने में डूबा हुआ था। चाय नाश्ते से निपटकर जब उन साहब को फुर्सत मिली, उन्होंने नेहा को थैंक यू कहा। तभी ऊपर बैठे उस नौजवान ने नीचे झांक कर देखा तो साहब नाश्ता कर चुके थे। उस नौजवान ने बड़ी विनम्रता से कहा, सर, अगर आप बैठे रहें तो मैं भी नीचे उतरकर आकर सीट पर बैठ जाऊं और आपसे थोड़ी बातचीत कर लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी देर के बाद नौजवान उस साहब के बगल में बैठा था। वह बिल्कुल नेहा के सामने बैठा था। नेहा खिड़की के बाहर झांक कर देख रही थी और बीच बीच में एक नजर वह उस नौजवान की नजर से भी मिलाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन वह नौजवान उसे देख ही नहीं रहा था। वह सोचने लगी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई मुझे देखे बिना रह जाए। अगर कोई मेरे बगल से भी गुजरता है तो वह पलटकर मुझे जरूर देखता है। उस नौजवान पर टपकी लगाकर नेहा अब बस यही सोच रही थी कि तभी उस नौजवान ने पानी की बोतल नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पानी पी लीजिए। यह सुनकर नेहा के गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई थी। उसने पानी की बोतल अपने हाथों में थाम लिया और फिर 2-4 घूंट में आधी बोतल पानी पी लिया। फिर वह पानी का बोतल उस नौजवान के हाथों में थमा दिया। अब नेहा ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा, शुक्रिया। इस पर वह नौजवान बोला, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, पानी पर तो सभी का हक होता है। उसकी बात सुनकर नेहा हंसने लगती है और अब अचानक ही नेहा पूछने लगती है, क्या आप एक फौजी हैं? क्योंकि आपकी स्मार्टनेस देखकर मेरे मन में यह सवाल आया है कि आप फौजी ही हो। वह नौजवान भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर नेहा ने दोबारा कहा, बुरा मत मानिए प्लीज, मैंने किसी से सुना था कि फौजी दिमाग के पैदल होते हैं। जहां लड़की देखे नहीं, कभी उनके सिर में तो कभी पता नहीं कहाँ खुजली होने लगती है और फिर वो पागलों की तरह लड़कियों को देखने लगते हैं। पर आपने यह साबित कर दिया कि सभी फौजी एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर फौजियों को ठीक रहने कौन देता है? जहाँ फौजी ऐसी हरकत नहीं करते वहाँ लड़कियां उनके साथ ऐसा ही करने लगती है। आखिर कोई कहाँ तक उससे बचे? उस नौजवान की बात सीधा नेहा के दिल को जाकर लगी। बातचीत का सिलसिला चला तो उस नौजवान ने पूछ लिया, क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं? जी, मैं बैंक में हूँ। बहुत अच्छा। फिर नेहा ने पूछा, और आपका नाम? मेरा नाम राजवीर है। नाम तो आपका बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही साथ आपके बोलने का अंदाज भी बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, वह तो है, तभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे बात कर रही हैं। इस बात पर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। ट्रेन कब स्टेशन पर पहुंच गई पता ही नहीं चला। मुसाफिरों ने उतरना शुरू कर दिया, साथ ही साथ नए नए मुसाफिर भी चढ़ना शुरू कर दिए। अभी वह दोनों बैठ के बातें कर ही रहे थे, उन्हीं मुसाफिरों में से 2 बुजुर्ग आदमी ट्रेन पर चढ़े। दोनों ने अपने सामान सीट के नीचे रखे और फिर सीट पर आकर बैठ गए। इधर नेहा और राजवीर दिन भर दोनों प्यार भरी बातें करते रहे। एक के बाद एक स्टेशन के पीछे छुटते रहे और पता नहीं चला कब शाम हो गई। दोनों ने खाने का ऑर्डर बुक किया और कुछ ही देर के बाद रात का खाना भी सामने आ चुका था। खाना खाने के बाद राजवीर ने जाकर टूथब्रश किया तो उसे देख देख नेहा ने भी जाकर टूथब्रश किया। अब दोनों सुस्ताने के मूड में आ चुके थे। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर जाने ही वाले थे। उसी वक्त वह दोनों बुजुर्ग जोड़ा बहुत ही परेशान नजर आने लगे और परेशानी के कारण इधर उधर झांकने लगे। परेशान देखकर राजवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ अंकल जी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? उस बुजुर्ग आदमी ने अपना दर्द बयां किया। क्या बताए बेटा, एक तो हम शरीर से भारी, उस पर उम्र के इस पड़ाव पर है जहाँ हमारे लिए ऊपर वाले बर्थ पर चढ़ना उतरना किसी किले को पता करने के समान है। अगर बर्थ पर चढ़ने उतरने में गिर गए और 2-4 हड्डियां टूट गई तो फिर इस जीवन को नर्क बनने में समय नहीं लगेगा। अब उस बुजुर्ग औरत भी नेहा की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटी, क्या आप हमारी मदद करेंगे? नेहा हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोली, कैसे आंटी? आप बर्थ एक्सचेंज कर लीजिए, आप जवान लोग आराम से ऊपर नीचे उतर सकते हैं। फिर नेहा बोली, ठीक है आंटी, मैं ऊपर वाली बर्थ पर चली जाती हूँ, आप मेरे बर्थ पर सो जाइए।
अब नेहा ऊपर वाली बर्थ पे चली गई और अब वह दोनों बुजुर्ग आदमी नेहा वाली सीट पर आराम से पसर कर बैठ गए। राजवीर भी अपने ऊपर वाले बर्थ पे जाकर फिर से उपन्यास को पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो अपने उपन्यास के पन्नों में डूब चुका था। अब नेहा और राजवीर दोनों ही ऊपर वाले बर्थ पर एक दूसरे की अगल बगल ही लेटे हुए थे। जब नेहा ने देखा कि राजवीर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तब उसने एक जोर की अंगड़ाई ली और उसका साड़ी का पल्लू उसके तन पर से अलग हो गया और उसका पूरा तन स्पष्ट रूप से दिख रहा था। और अब राजवीर की नजर उपन्यास के पन्नों पर से हटकर नेहा के जिस्म पर जा टिका। जैसे ही राजवीर की नजर नेहा पर पड़ी, उसके हाथ से उपन्यास छुटकर नीचे गिर गया। नेहा उपन्यास को देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन को सीट के नीचे झुका लिया और अब राजवीर उसके उस भाग को बहुत ही गहराई से देखने लगा था। उसकी आंखों में अब एक अलग सा ही नशा चढ़ गया था। नेहा अब अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। अब उसकी आंखें भी राजवीर की आंखों से जा मिला। अब दोनों ही न जाने आंखों ही आंखों में कौन सा इशारा किया कि दोनों के चेहरे पर हंसी आ गई और वह दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अधिकतर राहगीर अब नींद में जा चुके थे। राजवीर अब नेहा को कहने लगा, आपकी हंसी तो बहुत ही खूबसूरत है और जी चाह रहा है कि इस हंसी का आनंद मैं यूं ही लेता रहूं। जवाब में नेहा ने कहा, मैं कल से ही देख रही हूँ और मुझे तभी से आपके चाल चलन ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अब राजवीर कहने लगे, आर्मी वालों के चाल चलन को बिगड़ने ही कब दिया जाता है? उन्हें तो हर वक्त कैद में और डिसिप्लिन में ही रहना पड़ता है। अगर कोई हमें खुला छूट दे दे तो फिर देखे कि हम क्या करते हैं। यह बात सुनकर नेहा मुस्कुराने लगी। फिर नेहा बोली, मुझे तो आपके चाल सच में ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कल से जो आप उस पर डोरे डाल रहे हैं हम कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप हर समय हमें यूं ही छेड़ते रहे। राजवीर कहने लगा, इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि किसी हुस्न परी को देखकर हमारा दिल ही ना धड़के। हम मौका देखकर सब करते हैं मैडम। नेहा ने उसकी बातों का दिलचस्पी लेते हुए पूछा, गाने की शौकीन हो बाबू? राजवीर सोचते हुए बोला, हम तो कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन एक लड़की के चक्कर में फौजी बन गए क्योंकि उसे आर्मी वाले पसंद थे। नेहा बोली, तब तुम आपकी पत्नी होगी? नहीं ना, जब तक मैं ट्रेनिंग करके गांव लौटा तब तक उसने किसी कारोबारी से शादी कर ली थी और मैं बस फौजी बनकर रह गया। दुख तो मुझे बहुत हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जिंदगी तो चलने का ही नाम है। कभी दोस्तों ने मुझको तो कभी मैंने खुद को समझा लिया, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस बार राजवीर ने नेहा की आंखों में देखकर उसे इशारा मारा था और फिर कहने लगा, अब तो मैं और कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहा हूँ। नेहा बोली, क्या बात है, आपकी यही आदत तो मुझे बहुत ही पसंद है। मुझसे दोस्ती करोगे? राजवीर ने नेहा को कहा। तब नेहा बोली, वह तो कब की हो गई है। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। नेहा ने राजवीर की हथेली में अपनी उंगलियों से सरसराहट पैदा कर दी और इस कारण से राजवीर के तन और मन में खलबली सी मच गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबने लगे थे। रात भी और गहरी होती जा रही थी। सारे मुसाफिर नींद की आगोश में चले गए थे। ठंड के कारण सभी लोग अपना अपना कंबल ओढ़े सोए हुए थे और फिर दोनों कब एक ही सीट पर आ गए, किसी को पता भी नहीं चला। नेहा के बदन से आ रही गुलाबी के इत्र की भीनी भीनी खुशबू राजवीर के तन बदन में आग लगा रही थी। नेहा ने भी अपने आप को पूरे उसके हवाले कर दिया। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया था और अब राजवीर उसके शरीर के साथ खेलने लगा था। नेहा ने उसे कुछ भी नहीं कहा तो उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। थोड़ी ही देर में दो जिस्म एक जान हो गए थे। चलती ट्रेन में उनके प्यार का सफर अब अपने शवाब पर था। फिर इसी सफर में दोनों हाफते हाफते कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह के तकरीबन 3 बजे गाड़ी ने अपनी रफ्तार कम की तो नेहा की नींद खुल गई। उसने अपने आप को राजवीर की बाहों से आजाद कर कपड़े पहने, क्योंकि उसका स्टेशन आने वाला था। अब नेहा ने एक कागज पर राजवीर के लिए कुछ लिखा और उसके सिरहाने रखे शर्ट के नीचे रख दिया और फिर राजवीर का पर्स निकालकर उसमें भी एक पुर्जे पर कुछ लिखकर रख दिया। फिर नेहा सामान के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर उतर गई। राजवीर पूरा नींद में था, उसे कुछ भी पता नहीं चला नेहा कब उससे अलग हो गई। सुबह जब 5 बजे उसकी नींद खुली, उसने अपने अगल बगल देखा, लेकिन उसे नेहा कहीं भी नजर नहीं आई और ना ही नेहा का सामान था। राजवीर परेशान होकर
इधर उधर देखने लगा। फिर उसने अपने आप को ठीक किया। सिरहाने रखे अपने शर्ट को जब उसने उठाया, तब उसे वहां पर नेहा की चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा हुआ था, प्रिय, तुम बहुत ही अच्छी फौजी हो। जरा देर से पिघलते हो, लेकिन पिघलते जरूर हो। आपके साथ सफर बहुत ही रोमांचक गुजरा। हम चाहेंगे कि भविष्य में फिर कभी इसी तरह से आपसे मुलाकात हो। लव यू प्रिया, गुड बाय। राजवीर चिट्ठी पढ़कर बहुत ही हैरान हुआ। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भोली भाली सी दिखने वाली मासूम लड़की इस तरह से उसे छोड़कर चली जाएगी। उसके बारे में सोचते सोचते उसके माथे पर पसीना आने लगे थे। तभी चाय वाला वहां आया और कहने लगा, अरे भैया, एक कप चाय ले लो। पहली बार आपके पास ही आया हूँ। राजवीर ने जैसे ही अपना पर्स निकाला तो उसमें से एक और पुर्जा निकला, जिस पर लिखा हुआ था, प्रिया, आपका पर्स तो गुलाबी गुलाबी रंगीन नोटों की गर्मी से लबालब था, जिस पर कि मेरा दिल आ गया, और इसे मैं आपकी निशानी के तौर पर अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानोगे। अब राजवीर के मुंह से बस इतना ही निकला था, अरे यार, कम से कम चिल्लर तो छोड़ देती। पर फौजी पर तरस कौन खाता है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।